अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल के नोड के बारे में। तो पहले नोड को डिफाइन कर लेते हैं। क्या है नोड? द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, दैट इज साइकिल टू जीरो। तो नोड क्या है? द स्पेस और रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन को मिलने का पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी एक ही बात है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन को मिलने का पॉसिबिलिटी जीरो है, मीन्स निग्लिजिबल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड। ठीक है। अब देखो, पॉसिबिलिटी जीरो होना और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नहीं होना दोनों डिफरेंट है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? जैसे मान लो कि कोई आदमी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है, लॉन्ग जर्नी कार में, ठीक है, हाईवे पर मान लो जा रहा है और उसके कार में बॉम्ब रखा हुआ है और रास्ते में ब्लास्ट हो गया, ठीक है, और कार जो है जल गया। तो ये न्यूज़ जिसको भी पता चला, उसके फैमिली मेम्बर या हमको या आपको, मान लो किसी को भी अगर पता चलेगा, तो कोई लोग क्या गेस करेंगे? सब यही गेस करेगा कि वो आदमी मर गया होगा। यही नहीं सोचेगा कि उसको जिंदा रहने का पॉसिबिलिटी, वो आदमी को जिंदा मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है? जीरो है। लोग तो यही सोचेंगे ना। बट ऐसा मान लो ऐसा हुआ, ऐसा पॉसिबिलिटी जीरो है उसको बचने का, बट मान लो ऐसा हुआ कि वो आदमी जो है 2 मिनट के लिए कार से बाहर आया था मोबाइल पर बात करने के लिए, अंदर में मान लो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो बाहर आया हुआ था, उसी टाइम ब्लास्ट हो गया, तो वो बच गया। ठीक है, वो बच गया। बट लोग क्या गेस करेंगे? सब लोग यही सोचेंगे कि वो मर गया होगा। ठीक है, कार का जो कंडीशन है वो देख करके सब यही सोचेगा कि वो नहीं बचा होगा, बट वो बच गया है। रियलिटी ये है कि वो बच गया है, बट हम लोग गेस कर रहे हैं क्या वो नहीं बचा होगा। समझ में आया डिफरेंस? तो बच जाना और गेस कर रहे हैं हम कि नहीं बचना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या है? द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इसका मतलब है कि ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन को मिलने का पॉसिबिलिटी जीरो हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर कभी है ही नहीं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन कभी वहां पर हो, बट मिलने का पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, मीन्स जीरो है। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नोड। फर्स्ट इज रेडियल और स्फेरिकल, सेकेंड इज एंगुलर और प्लेनर नोड। इसी को हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। तो पहले रेडियल नोड को डिफाइन करते हैं। और रेडियल नोड इज द स्फेरिकल रीजन अराउंड न्यूक्लियस हैविंग साई इक्वल टू जीरो, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने का जीरो है। रेडियल नोड का मीनिंग क्या है? देखो ये क्या है? इट इज द स्फेरिकल रीजन अराउंड न्यूक्लियस। अब रेडियल जो वर्ड है वो स्फेयर में जो है रेडियस है, ठीक है, तो उसके अलोंग अगर आप गए तो रास्ते में अगर स्फेरिकल कोई रीजन मिला जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, तो उसको बोलेंगे हम रेडियल नोड। अभी देखेंगे हम डिटेल में तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड इज प्लेनर नोड या एंगुलर नोड, उसी का दूसरा नाम है एंगुलर नोड। अ प्लेनर नोड इज द प्लेन इन विच साई इक्वल टू जीरो, मीन्स ये ऐसा प्लेन है, प्लेनर नोड, जिसमें इलेक्ट्रॉन को मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मिलने का पॉसिबिलिटी जीरो है और वो प्लेन, ऐसा प्लेन। तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन को मिलने का पॉसिबिलिटी जीरो है, जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को मिलने का अगर पॉसिबिलिटी जीरो है तो इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे क्या? नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। ठीक है, या प्लेनर नोड, जो भी बोलो। अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल पर आएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1 और एंगुलर नोड का l। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कभी भूल गए तो हम अभी कॉन्सेप्ट बता देंगे, तो उसके बाद आप अगर भूल भी गए तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, बट ये इसको याद रखना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आया तो आप इसको जो है सोच सकते हैं, मीन्स आंसर दे सकते हैं। टोटल नोड क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, n-l-1 प्लस l, तो ये क्या होगा? l गया, ठीक है, तो n-1 बचेगा, तो ये होगा टोटल नोड। ठीक है। अब जैसे मान लो 1s, s का शेप कैसा होता है? बोलो, s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, तो ऐसा ही दिखेगा ना, ये 1s है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज किए रेडियल नोड का, क्या है? n-l-1, n क्या है? 1, l क्या है? 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो 0 आएगा।
तो फॉर्मूला से तो आ गया, लेकिन लॉजिकली हम कैसे इसको सोचेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट से इसका आंसर हम कैसे देंगे, तो अभी हम वो बताएंगे। एंगुलर नोड या उसका दूसरा नाम है क्या, प्लेनर नोड या नोडल प्लेन, जो भी बोलो, ये है 0। अब देखो ये क्या है, ये 1s जो है इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मान लो ये है स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर है या ये है। अब इसमें अगर आप इसमें अगर एंट्री करो, जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, और ये है स्फेयर, तो इसमें आप किसी भी डायरेक्शन से आप इसमें एंट्री करोगे, किसी भी डायरेक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन को तो टच करेगा ही। ये स्फेयर है, इसको कैसे भी आप ऐसे जाओ, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी साइड से आप इसको क्रॉस करो, ठीक है, इसमें एंट्री करो, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही। तो ऐसा कोई भी प्लेन नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को मिलने का पॉसिबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है, ऐसा कोई प्लेन नहीं है, इसीलिए एंगुलर नोड आया है 0। क्लियर? अभी देखेंगे हम P में और D में देखेंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 2s। अब देखो ये है 2s, एक बार बताओ 2s से पहले 1s आता है या बाद में? 1s पहले ना आता है, तो ये 2s है, और शेप क्या होगा 2s का, स्फेरिकल होगा। सारे s का स्फेरिकल ही नहीं होगा, बट साइज 1s से बड़ा होगा 2s, तो साइज जो है 2s का बड़ा है। लेकिन 2s से पहले 1s आता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में गया होगा, फिर 2s में, तो ये है 2s और ये है 1s। मान लो इसी को आप उठा करके यहाँ रख दिया और सोच रहे हैं ये कैसा सिचुएशन है। s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। जैसे मान लो ये 1s है, ये छोटा है, ये मान लो छोटा सा ये है स्फेयर, और ये है बड़ा स्फेयर, तो इतना बड़ा है, मान लो इतना बड़ा स्फेयर है, तो ये है 2s बड़ा स्फेयर, और उसके अंदर में है छोटा स्फेयर 1s। तो ये सिचुएशन कैसा है, एक मान लो बड़ा सा बॉल है आपके पास, या फुटबॉल है, ठीक है, ये फुटबॉल है, और उसके अंदर में एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, तो ये स्फेरिकल है, ये बड़ा सा, और उसके अंदर में छोटा स्फेयर है। तो दोनों स्फेयर के बीच में एक गैप होगा कि नहीं, ये है बड़ा स्फेयर 2s और ये है 1s, तो दोनों के बीच में एक गैप होगा कि नहीं। वही जो गैप है जहां इलेक्ट्रॉन को मिलने का पॉसिबिलिटी निग्लिजिबल मीन्स 0 है, ठीक है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, तो ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड नोड। कौन सा? रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या था? इट इज द स्फेरिकल रीजन अराउंड न्यूक्लियस हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मीन्स इक्वल टू 0। तो देखो न्यूक्लियस के अराउंड जो है, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, यहाँ न्यूक्लियस से आप इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ऐसा नहीं कि बीच में डायरेक्शन चेंज कर देना है। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और इधर गए, तो एक बार आपको ऐसा रीजन मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो ये छोटा स्फेयर है 1s और ये है बड़ा स्फेयर 2s। तो छोटा स्फेयर और बड़ा स्फेयर के बीच में एक इमेजिनरी स्फेयर होगा ना, एक इमेजिनरी स्फेयर होगा। तो स्फेरिकल रीजन है एक बीच में, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने का 0 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेडियल नोड, ठीक है। तो ऐसा कितना होगा, ये दोनों के बीच में एक ही गैप आएगा, एक ही आएगा ना, तो इसलिए देखो रेडियल नोड का वैल्यू भी 1 ही आया है। आप फॉर्मूला से भी देख लो एक ही आएगा, या लॉजिक से भी देख लो। अब इसमें देखो ये है सिंगल स्फेयर, तो इसमें तो कोई गैप नहीं होगा ना, इसमें कोई गैप नहीं है, इसीलिए एंगुलर नोड 0, सॉरी रेडियल नोड 0। एंगुलर नोड तो 0 है क्योंकि नोडल प्लेन इसमें जो है कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि फिर ऐसा कहाँ पर होगा जिसमें नोडल प्लेन एग्जिस्ट करेगा, तो अभी हम उस पर आएंगे। तो इस केस में क्या है, रेडियल नोड 0 है क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें एक गैप है, ये दोनों के बीच में एक गैप है ना, स्फेरिकल इमेजिनरी, इसलिए ये आया है रेडियल नोड कितना 1, ठीक है। बट प्लेनर नोड अभी भी नहीं होगा। इसको आप जैसे इसको आप किसी भी डायरेक्शन से इसमें एंट्री किए, ये प्लेन है, किसी भी डायरेक्शन से आप इसमें एंट्री किए तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, ठीक है। अब कोई सोचेगा कि हम बाहर इधर एंट्री किए, ये प्लेन लिए, तो
अरे प्लेन बाहर नहीं लेना है, प्लेन उसके अंदर लेना है। अंदर में कोई न कोई प्लेन ऐसा है, ऐसा अगर है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है जिस प्लेन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नोडल प्लेन, प्लेनर नोड या एंगुलर नोड, जो भी बोलो, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो इस केस में ऐसा कोई प्लेन नहीं है, इसीलिए नोडल प्लेन आया है 0, ठीक है। अब देखो 3s की बात करें। 3s जो है ये क्या है, 3s से पहले 2s आता है और 2s से पहले 1s आता है। तो 3s है ये बड़ा स्फीयर, उससे पहले 2s आया होगा, 2s से पहले ये 1s आया होगा। तो गैप कितना होगा, 2 बार गैप आया होगा। तो इमेजिनरी स्फीयर 2 बार आया होगा इस गैप में। तो इसका मतलब आप रेडियस के लॉन्ग अगर चले तो 2 बार गैप आया होगा। तो रेडियल नोड कितना, 2। देख लो फॉर्मूला से, रेडियल या स्फेरिकल जो भी बोलो, 2 ही आएगा। आप फॉर्मूला रख के चेक कर लो, 2 ही आएगा। और अभी भी जो है इसमें, अभी भी आप कोई भी प्लेन लिए, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से इसमें गए, मतलब कोई भी प्लेन लिए किसी भी डायरेक्शन से एंट्री किए इसमें, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही। तो कोई सोच रहा होगा ऐसा फिर कौन सा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो अभी हम उस पर आते हैं, नहीं तो मैं अभी हम बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो P, अभी बाद में आएंगे हम उस पर, अभी थोड़ा सा बता रहे हैं। तो P का शेप कैसा होता है, P या D का शेप होता है डबल डम्बल और P का डम्बल। तो ये है मान लो P, ठीक है, तो ये P है। अब ये इसका शेप है कैसा, डम्बल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा ऐसे होगा, यही ना होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ये मान लो 2p है। p स्टार्ट कहाँ से होता है, p स्टार्ट होता है 2 से ही, p 2 से स्टार्ट होता है ना, 1p तो होता नहीं है ना। तो ये मान लो है 2p, ठीक है। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डम्बल में या तो इधर है या इधर है। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, ठीक है, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है बीच में, वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी 0 है, मीन्स निग्लिजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर होगा ही नहीं। जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड से मिलने उसके घर गए, ठीक है, आप गए अपने फ्रेंड से मिलने घर, उसका कॉल नहीं लग रहा था, तो वो या तो घर में होगा या बाहर कहीं होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर वो होगा घर में तो घर के अंदर होगा, या बाहर होगा तो बाहर कहीं पर होगा। लेकिन न घर में हो न बाहर हो, वो गेट के पास हो, मीन्स क्रॉसिंग पॉइंट, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो इधर होगा या इधर होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो वो घूम रहा है, ठीक है, डम्बल शेप का। तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है यहाँ पर मिलने का पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। तो एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करेगा, देख लो, अगर आप ऐसे गए किसी भी डायरेक्शन से ऐसे, तब तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन ऐसा अगर गए इसके बीच से एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलने का पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, मीन्स 0 है, ठीक है। अच्छा ये बताओ इस प्लेन का नाम क्या होगा। मान लो ये है x डायरेक्शन में, बोलो ये x डायरेक्शन में है, तो ये होगा y और ये होगा z। तो ये जो प्लेन होगा इसका नाम क्या होगा, ये y और ये z, तो yz प्लेन होगा ये, इसके परपेंडिकुलर yz प्लेन होगा, जो होगा क्या, नोडल प्लेन। और ऐसे कितने होंगे, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 होगा ऐसा। इसीलिए देखो एंगुलर नोड जो है उसका वैल्यू क्या है, l। तो 2p के लिए l का वैल्यू क्या होगा, 1 ही ना होगा, ठीक है, 2p के लिए 1 ही होगा। सिमिलरली अगर आप 3p लिए, मान लो आप 3p लिए, तो 3p कैसा दिखेगा, ये 3p का जो है शेप अभी भी डम्बल ही आएगा, लेकिन 3p साइज में 2p से बड़ा होगा ना। तो ये अंदर वाला है 2p और ये है 3p। तो देखो ये है 3p, ठीक है, ये जो है बाहर ये है 3p। तो देखो इस बार 2p और 3p के बीच में एक गैप है कि नहीं, 2p और 3p के बीच में एक गैप है। ये 2p और ये 3p के बीच में एक डम्बल जैसा ही एक गैप है, ये है कि नहीं, है ना।
तो ये जो है, ये गैप जो है वो है नोड। कैसा नोड? वो है रेडियल नोड। अब आप बोलेंगे ये तो रेडियस जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्टली आप ऐसा मत सोचो, ठीक है, एग्जैक्टली आप स्फेरिकल जैसा मत सोचो। आप मीनिंग जो है उस इसमें जो मीनिंग क्या था कि बाहर की ओर अगर निकला तो बीच में एक रीजन होना चाहिए, ठीक है, बीच में एक रीजन होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो। तो इसमें आप अगर आप यहां से बाहर निकले, ठीक है, बाहर निकले तो पहले तो ये 2p में थे इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर बाहर निकले तो 3p आया, लेकिन 2p और 3p के बीच में एक गैप आएगा और एक ही होगा ना वो गैप, तो वो स्फेरिकल जैसा एग्जैक्टली नहीं है, बट हम सिमिलर जो है ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, तो वो उस सेंस में है। तो एक होगा ऐसा गैप, इसलिए जो है स्फेरिकल या रेडियल नोड 1 आएगा। आप वैल्यू रख के चेक कर लो, n-l-1 रेडियल नोड, ये 3p है ना, ये है 3p, तो आप वैल्यू रख के चेक कर लो, n इक्वल टू क्या होगा 3, l क्या होगा 1 और ये 1, तो 3 - 1 - 1 आएगा, तो गैप 1 ही है ना। सिमिलरली एंगुलर नोड या नोडल प्लेन जो भी बोलो, नोडल प्लेन देखो अभी भी जो है यही प्लेन है, ठीक है, अभी भी एक ही होगा नोडल प्लेन। और इससे देख लो फॉर्मूला से क्या है नोडल प्लेन, L, तो 3p के लिए भी L का वैल्यू 1 ही ना होगा, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। अभी आएंगे हम फिर बाद में ये P और D पर, तो हम मान के चल रहे हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। तो फिर यहाँ पर आओ ग्राफ पर, अब देखो इसमें ये तो समझ में आ गया ना, इसमें 3s में कितने 2 थे गैप और नोडल प्लेन कोई भी नहीं होगा, इसलिए प्लेनर नोड 0, ठीक है, और स्फेरिकल नोड 2, तो टोटल नोड हो गया दोनों को ऐड करके। अब ग्राफ हम देखते हैं साई वर्सेस आर। आर क्या है? न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसको इंडिकेट कर रहा है, और ये है इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो इसमें ये 1s 2s और ये है 3s, ठीक है। तो यहां से इसमें देखो न्यूक्लियस के पास यहां से आप अगर बाहर की ओर गए, ठीक है, बाहर की ओर गए तो क्या होगा, यहां स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, फिर आप जब थोड़ा दूर जाएंगे बाहर की ओर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते जाएगा, और जब ये ऑर्बिटल खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलेगा उसके बाद। तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे कम होते गया, और जब एंड पॉइंट पर गए तो कंप्लीटली फिनिश। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये है आर, ये है साई स्क्वायर और ये है साई। तो पहले हम इसका ड्रॉ करते हैं, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ये सेंटर मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते जाएगा, और यहाँ पर मान लो आप इधर की ओर जा रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से आप नीचे आओ जहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ से मान लो ये नीचे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये जो सेंटर है इसको नहीं तो यहाँ से मिलाओ, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। अब डिपेंड करता है आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम है, और यहाँ से आप यहाँ तक गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक गए तो धीरे धीरे कम होगा, और फिर इसके बाद तो कंप्लीट फिनिश, इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है ना। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ आते आते कंप्लीटली, मतलब यहाँ से यहाँ आए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते गया, और यहाँ पर आकर के अब इसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, 1s का इलेक्ट्रॉन इसके अब आगे नहीं मिलेगा ना। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, ये कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये स्क्वायर और ये साई की वजह से आपको y = x² का ग्राफ आना चाहिए, तो हम मान के चलते हैं वो सब आपको आता है। और इसमें तो आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है, सिमिलर टाइप का दिख रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ से आप आगे बढ़े तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते गया, और फिर एक गैप आया, और फिर से
जो है ये 2s का इलेक्ट्रॉन आना शुरू होगा कि नहीं। पहले ये देखो ये 1s है, तो सेंटर से अगर आप गए आगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते गया, स्टार्टिंग में ज़्यादा था ना मैक्सिमम, फिर कम हुआ, फिर बीच में कम्प्लीटली जीरो, उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ ये 2s का इलेक्ट्रॉन आना, फिर उसके बाद कम्प्लीटली ख़त्म। यही हुआ है ना। जैसे मान लो आप यहाँ से, मान लो आप अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी में जा रहे हो, ठीक है, तो बीच में एक गैप है, तो आप अपने सिटी से अगर दूसरे सिटी में जा रहे हो, मान लो पुणे जा रहे हो, ठीक है, तो पुणे जा रहे हो तो क्या होगा, बीच में मान लो हाईवे है, तो ये जो गैप है ये मान लो हाईवे है, ठीक है, तो आप अपने घर से चले, आपका घर जो है ना जहाँ पर भी है वो वहाँ पर सिटी के अंदर है बीच में, तो वहाँ पर बहुत लोग होंगे, बिल्डिंग भी बहुत होगा, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ, तो डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन आप सिटी से अगर बाहर गए तो धीरे धीरे क्या होता है, बिल्डिंग कम होते जाते हैं, लोग भी कम जो है होते जाता है। सिटी से जितना दूर जाएंगे लोग अब आपको रेयरली दिखेगा, जब हाईवे पर चले गए तो बहुत जो है ऐसा भी हो सकता है, बहुत बड़ा ये रास्ते में जो है बहुत बड़ा ऐसा गैप हो सकता है कि जहाँ पर कोई भी नहीं मिले आपको, जैसे ये गैप में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, हो सकता है ना, या हो सकता है कहीं कोई एक दो आदमी मिल जाए, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर दूर दूर तक घर नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है नहीं मिलने का, कोई किसी को नहीं मिलने का, बट कोई मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो आप पुणे जा रहे हैं, तो पुणे जब पास आएगा, जैसे देखो ये आपका सिटी है, यहाँ से आप बाहर निकले तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, मीन्स लोग अब कम मिलेंगे, सिटी खत्म हो गया तो फिर बीच में जो है, बीच में गैप है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर लोग नहीं मिलेंगे, फिर नेक्स्ट सिटी आना स्टार्ट होगा, तो जब नेक्स्ट सिटी मान लो पुणे है, तो जब वो स्टार्ट होगा तो सिटी से पहले से ही कुछ कुछ बिल्डिंग आपको दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ कुछ लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ अब लगता है कि पुणे अब आने वाला है, मतलब नज़दीक है पुणे अब, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये अब ये देखो 1s को क्रॉस किया, मतलब 1s आपका सिटी जो है वहाँ से बाहर निकले, फिर ये पुणे है, ये 2s, तो वहाँ आप पहुँचने वाले हैं, तो 2s अगर पहुँचने वाले हैं तो पहले से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, फिर जब मिडिल पुणे में चले गए, एग्जैक्ट पुणे के बीच में, तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, मीन्स अगर आप 2s के इधर बीच में गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर मान लो पुणे के बाद आपको पुणे से भी आगे जाना है, तो पुणे खत्म, उसके बाद बंद, ठीक है। तो ये 2s के बाद, मान लो 2s के बाद जो है ना आपको आगे जाना है, या मान लो 2s तक ही आपका जर्नी, तो उसके बाद तो आपको जाना ही नहीं है, तो आगे का कुछ है ही नहीं। पुणे के बाद मान लो आपको पुणे से बाहर निकले और वहीं था आपका घर, ठीक है, पुणे जस्ट खत्म किया और वहीं पर घर था, तो उसके आगे जाना ही नहीं है, तो उसके आगे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ही ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, मीन्स आपके घर से लेके आपका, ये आप अपने घर से कहाँ गए, पुणे, पुणे के जस्ट खत्म होने के बाद जिसके यहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ गए, तो ये सेंटर से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गए, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सिर्फ, क्लियर। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो ये भी ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा इससे चेंजिंग होगा। इस बार देखो क्या है, ये आप रास्ते में जो गए, रास्ते में क्या हुआ, अब आप अपने सिटी से बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब लोगों का मिलना कम हुआ, फिर जब पुणे आना स्टार्ट तो फिर से लोग थोड़ा मिलना शुरू हो गए, तो ये पहले डाउन फिर अप हुआ है, ये हुआ है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा फिर जीरो हो गया, यहाँ घटते घटते बीच में कंप्लीट जीरो, फिर से थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे कम हुआ, ये जो स्पेस है यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, तो हम यहाँ से नहीं, तो ये जो जीरो है बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है ये नोड को इंडिकेट कर रहा है, इस केस में कौन सा, रेडियल नोड, यही ना। तो ये नोड को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मीन्स आप कहाँ है, आप पुणे और अपने सिटी के बीच में है, हाईवे पर, ठीक है, ऐसे जगह पर जहाँ पर कि कोई दिख नहीं रहा है, कोई लोग नहीं दिख रहे आपको, तो ये वही वाला केस है। तो इस बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, ठीक है, तो ये जो होगा
ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 0 होगा। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, और ये नीचे जाएगा और फिर ये ऊपर, ठीक है, और यहाँ जाके इंड हो जाएगा। ये जो इंड पॉइंट है, इसमें क्या था, इसमें जो इंड पॉइंट था वो इसको इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर ये इंड हो गया था ना, इसमें यहाँ पर इंड होगा। तो ये जो इंड पॉइंट है ये है, और ये दोनों सिटी के बीच में ये गैप है ना, मीन्स 1s और 2s के बीच में जो गैप है, वहाँ ये जो गैप है वो क्या है, स्फेरिकल नोड है वो। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है नोड को, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 था, इसलिए ऐसा एक पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सिटी के बीच में एक पॉइंट आ रहा है, इसीलिए ये एक्स एक्सिस को एक बार ये क्रॉस करेगा और यहाँ पर जाकर के ये फिनिश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना 2s। अब अगर इसको आपको यहाँ पर अगर साई स्क्वायर वर्सेस आर, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्वांटम नंबर, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से डिफाइन है, यही ना, ये सब वेव नेचर से ये सब जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो हमको पता है वेव जो है, वेव कैसा होता है, ऐसा, यही ना, एक प्लस माइनस। तो ये जो है, ये प्लस है, ये तो स्क्वायर है तो प्लस ही होगा, इसमें हमको दिखाना है ये प्लस, तो ये माइनस, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ भी ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो ये यहाँ भी क्रॉस करना चाहिए। तो यहाँ से पहले तो ऑलमोस्ट वो उसी के जैसा दिखेगा, ठीक है, कर्व थोड़ा सा डिफरेंट आएगा बट ऑलमोस्ट सेम ही आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट वैसा ही दिखेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, देखो ये जो निगेटिव पार्ट है, यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो ये निगेटिव पार्ट है, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको निगेटिव नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, ये पार्ट अगर पॉजिटिव दिखेगा तो ये ऊपर दिखेगा, समझ में आया, ये ऊपर दिखेगा, ठीक है। चलो इसका बताओ, इसमें देखो कितने गैप है, 2 गैप है, तो 2 होगा स्फेरिकल नोड, तो 2 बार गैप आया, तो ये 2 बार क्रॉस करेगा, तो ये कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा, ये ऐसा नीचे गया और फिर ये ऊपर और फिर ये ऐसे नीचे, ठीक है। देखो इस बार 2 बार क्रॉस किया है ये एक्स एक्सिस को, तो ये जो 2 बार क्रॉस कर रहा है, ये एक बार है यहाँ, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ पर नोड है, ये 1s और 2s के बीच में, और फिर उसके बाद यहाँ, तो ये है 2s और 3s के बीच में 2 बार आया है ना गैप। तो ये जो बीच में गैप है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, किस पॉइंट को, ये देख लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है ना, y एक्सिस 0 है यहाँ, फिर से गैप है, तो ये गैप इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको इंडिकेट करेगा। उसके बाद जब ये 3s कंप्लीट हो गया, मीन्स 3s फिनिश हो गया, तो ये ग्राफ भी यहाँ पर इंड हो गया। तो ये जो इंडिंग पॉइंट है ये लास्ट इसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो ये लेंथ को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब इसका, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये प्लस माइनस और ये प्लस, इसमें क्या होगा, इसमें निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा, फिर ये ऊपर और फिर ये ऐसा ही दिखेगा ना, नहीं तो इसको थोड़ा सही कर देते हम। तो ये है ग्राफ, तो हम मान के चलते हैं आपको ये समझ में आ गया। अब देखो इसको देख करके, ये या ये दोनों में से कोई भी देख करके आप बता सकते हो कि इसमें 2 होगा क्या, स्फेरिकल नोड। देखो ना ये जो पॉइंट है ये दोनों नोड को इंडिकेट कर रहा है। इस केस में एक है नोड, यही ना, इस केस में कोई भी नहीं है नोड। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया ये नोड नहीं है, यहाँ पर तो 1s जो है 1s यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 1s यहीं तक था ना, ये तो एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं हम, इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही हम दिखा दिए, नहीं तो आप इसको मिटा दो, ठीक है, इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनली अपने को दिखाना था ये गैप जो है नोड कहाँ पर है,
ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि देखो इसमें ये जो हाइट है, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये 1s के लिए है और ये यहाँ पर जो 2s का इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है तो उसके लिए है, और इसमें ये है 1s का पार्ट, ये 2s का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये उसका, और ये पार्ट जो है 3s का है। तो ये जो हाइट है ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये है क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ इतना है हाइट मैक्सिमम, यहाँ पर इतना ही है, और यहाँ पर ये इतना, फिर इतना, और फिर ये घट रहा है ना, हाइट घट रहा है। ये जो मैक्सिमम जो पॉइंट दिखा रहा है, जैसे इस केस में मैक्सिमम, वो यहाँ पर है मैक्सिमम डेंसिटी। ये जो मैक्सिमम है ये होगा इस बीच में जहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो है ये 2s पर इस बीच में, जैसे मान लो आप ये घर से चले और ये पुणे और फिर ये मुंबई, ठीक है। तो घर से चले पुणे तो उस बीच में एक गैप आया, फिर पुणे से चले मुंबई तो उस बीच में एक गैप आया। लेकिन जब पुणे में थे तो पुणे में जब मिडिल पुणे में थे बीच में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा था, तो ये पॉइंट दिखा रहा है उसको हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये हाइट क्यों डिक्रीज हो रहा है। सोचो आप, अभी कुछ क्वेश्चंस जो है, या इसमें और एग्जांपल्स था ना अभी, और 2s 3s का हो गया, अभी p का केस बाकी है, ठीक है। अभी p का केस बाकी है, पहले आप सोचो, उसको भी सोचो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2p के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले थोड़ा सा देख चुके हैं। तो 2p के केस में क्या होगा, स्फेरिकल नोड n-l-1, तो 2 - 1 - 1 0, और नोडल प्लेन 1। तो ये है जैसे मान लो 2p, तो इसमें कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं है, और नोडल प्लेन ऐसा एक होगा ना, ऐसा। तो ये इस केस में स्फेरिकल नोड कोई भी नहीं है, यानी तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमें यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में कोई भी नहीं होगा। अब 3p में, अब देखो 3p से पहले 2p आ गया होगा, तो ये है जैसे मान लो 3p, तो ये अंदर वाला जो है वो 2p है, ठीक है। ये है 3p, शेप तो वही होगा डम्बल। तो इस केस में नोडल प्लेन कितना है, अभी भी 1 ही है, एक है ना ऐसा, ये है नोडल प्लेन ऐसा, ठीक है। ऐसा नोडल प्लेन है, इसमें भी एक ही था, तो l = 1। और स्फेरिकल नोड कितना होगा, देखो दोनों डम्बल के बीच में एक इमेजिनरी डम्बल होगा, गैप है ना एक दोनों के बीच में, ऐसा मान लो, ऐसा एज्यूम कर लो, ये ऐसा, ये जो रेड कलर का है ये मान लो, ये जो गैप है ये इमेजिनरी, तो ये होगा क्या, स्फेरिकल नोड, ठीक है। तो ये 1 हो गया। इस केस में देखो d स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 से, 3d से स्टार्ट होता है ना, p कहाँ से स्टार्ट था, 2 से, यही ना, 2p से स्टार्ट है ना p। तो इस केस में कोई भी नहीं हुआ, तो इसमें भी नहीं होगा, ये स्टार्टिंग है ना, तो इसमें कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई गैप नहीं है, तो स्फेरिकल नोड इसमें आना ही नहीं चाहिए, देख लो 0 है। हाँ, अगर हम 4d लेते तो इसी के ऊपर एक और डबल डम्बल, तो दोनों डम्बल के बीच में एक गैप आता, जैसा यहाँ पर 2 डम्बल के बीच में गैप है, यहाँ पर डबल डम्बल है ना, तो 2 डबल डम्बल के बीच में एक गैप आता, एक डबल डम्बल आता, ठीक है। तो वो होता है स्फेरिकल नोड। इसमें है कितना, 1, और इसमें तो है ही नहीं 0। और अगर हम 4d लेते तो उसमें एक आता, 5d लेते तो उसमें 2 आएगा, 2 गैप। तो आप फॉर्मूला से भी आप चल सकते हो, ठीक है। और नोडल प्लेन कितना होगा, इस केस में नोडल प्लेन देखो, एक ऐसा है प्लेन और एक ऐसा है कि नहीं, देख लो, एक है ऐसा नोडल प्लेन और एक ऐसा, तो एक है ऐसा नोडल प्लेन और एक है ऐसा, तो 2 है नोडल प्लेन, बट इसमें एक ही है, तो देख लो 2 आया भी है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन सोल्व करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल 3 एक्सिस। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसका कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों डायरेक्शन में है, तो इसमें ऐसा कौन सा है,
सोच के बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्लेनर नोड इन अ पी एक्स ऑर्बिटल इज। तो पी एक्स ऑर्बिटल जो है, जैसे मान लो ये मान लो एक्स डायरेक्शन में है। एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन को। तो ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इसमें नोडल प्लेन कितना है? प्लेनर नोड। तो पी एक्स रहे या पी वाई रहे या पी जेड रहे, इसमें नोडल प्लेन तो एक ही ना होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका? 1। ये तो इजी है। इसका बताओ। इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि ऑल 3 एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो इसका शेप, तो ये सब जो था, ये और ये तीनों क्या था? डबल डम्बल इन बिटवीन द एक्सिस। बट इसका शेप जो है ये थोड़ा अलग है। इसका शेप कैसा था? ये dz स्क्वायर जो है इसका शेप था, ये z एक्सिस है मान लो, यहाँ ये है z एक्सिस, ठीक है। तो इसका शेप है z के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, ये है z के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये था z और ये क्या था? ये x और ये y। अब ऐसा नहीं कि ये क्या कहते हैं, आप सोच रहे हैं कि ये x तो इधर y, ऐसा कैसे हो सकता है? -x हमने x और है तो इधर -x होना चाहिए, बट ये लाइन नहीं है, ये क्या था? ये प्लेन था, ठीक है, ये प्लेन था। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है z के डायरेक्शन में तो है ही, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेनली z डायरेक्शन में है dz स्क्वायर। बट वो क्या होता था, अगर आपको याद हो, जब ये इलेक्ट्रॉन ये ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, जब वो क्रॉस करता है तो थोड़ा सा ये एक्स वाई प्लेन में भी, थोड़ा सा एक्स वाई प्लेन में भी चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो ये कैसा था? ये एक्स वाई प्लेन में भी थोड़ा सा, इसको हम सेपरेटली यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये है 3dz स्क्वायर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। ये है सिचुएशन ऐसा, ठीक है। तो देखो ये जो है दिख रहा है ना, ये पेपर है, ये प्लेन में है, तो ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ये पेपर एक्स वाई प्लेन है, और ये होगा जेड, तो ये है जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है जेड डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये dz स्क्वायर, ये ऊपर और नीचे जेड के लॉन्ग, और जब ये क्रॉस करता है तो ये एक्स वाई प्लेन को भी थोड़ा सा, एक्स वाई प्लेन में भी थोड़ा सा ये जो है ये घूम आता है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में भी थोड़ा सा चक्कर लगा के आ जाता है। तो इसका मतलब ये हर डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मेनली तो जेड के लॉन्ग है, बट बीच बीच में कभी कभी वो ये एक्स वाई प्लेन में भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, और इसमें तीनों डायरेक्शन में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो आंसर इज बी, ठीक है। चलो तो मान के चलते हैं आपको ये समझ में आ गया, ठीक है।